हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, आई होप यू परफेक्ट देयर एंड डूइंग डेडली स्टडी। सो आज हम डिस्कस करेंगे काफ़ी मोस्ट अवेटेड वीडियो इंग्लिश मेंस स्ट्रेटेजी के बारे में। आपके हर एक बैंकिंग एग्जाम में इंग्लिश की क्या इंपॉर्टेंस है, इससे बेहतर आपको कोई नहीं बता सकता अगर आप बैंकिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मेंस में ग्रामर का रोल बहुत कम हो जाता है। वैसे भी ग्रामर का रोल प्री में ज़्यादा होता नहीं है। हार्डली 30 में से 4 5 या 6 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि एरर बेस्ड होते हैं। बाकी सारे क्वेश्चंस यानी कि आप कह सकते हो अप्रोक्सीमेटली 80% क्वेश्चंस आपकी अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्रिहेंडिंग एबिलिटी पे बेस्ड होते हैं। अब अगर हम बात करें मेंस की स्पेसिफिकली, तो थोड़ा सा आप यहाँ पर देखो। मेंस के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि थोड़ी सी चीज़ें डिटेल्ड हो जाती है। थोड़ी सी होती है, ज़्यादा नहीं होती। और थोड़ा बहुत लैंग्वेज का कंसर्न रहता है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हैं जो कि आपके मेंस में इनहेंस हो जाती है, इसको ज्यादा टफ बना दिया जाता है। अब इसको टफ बनाने के भी दो तरीके हैं। तो पहले आप इसको समझ लो कि मेंस की रिक्वायरमेंट क्या है और कैसे इसको टफ बनाया जाता है। सो देखो, अगर हम बात करें, हम स्पेसिफिकली बात करते हैं पहले आईबीपीएस पीओ मेंस की। अगर आईबीपीएस पीओ मेंस की बात करेंगे तो सारे ऑटोमेटिकली इसमें कवर हो जाएंगे, चाहे वो आपका क्लरिकल मेंस हो कोई भी, या फिर वो आपका एसबीआई पीओ या फिर आरआरबी पीओ मेंस ही क्यों ना हो। तो देखो, प्री की हमने बात की थी और मैंने पार्ट फर्स्ट इसका बनाया था। तो जो स्टूडेंट्स प्रीलिम्स के लिए या फिर जिनको दिक्कत होती है इंग्लिश में, उनके मार्क्स अच्छे नहीं आते, तो आपके लिए वो वीडियो बहुत अच्छी रहेगी, इम्पैक्टफुल रहेगी। तो जाके इसको पूरा देखो और अप्लाई करना शुरू करो। सो अब हम बात करेंगे मेंस के रिगार्डिंग। देखो, मेंस की कुछ रिक्वायरमेंट है। अब उस रिक्वायरमेंट को पहले समझो और फिर मैं आपको एग्जाम्पल भी दूंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन मेंस में आते हैं और टैकल कैसे करना है और कैसे उस पर कमांड आपको करनी है और कैसे मार्क्स फैच करने हैं मेंस में। मेंस की 3 रिक्वायरमेंट है मेनली। एक है कि आप थोड़ा सा मॉडरेट से अबोव, मॉडरेट प्लस मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मॉडरेट से अबोव लैंग्वेज को आप अंडरस्टैंड कर पाए। ठीक है, क्या कर पाए? अंडरस्टैंड, समझ पाए उसको कि वो क्या कहना चाह रहा है। और इसका एक ही मेथड है, मैंने पार्ट फर्स्ट में बताया था कि कैसे रीडिंग करनी है, कैसे अपनी कॉम्प्रिहेंडिंग एबिलिटी को, अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी को आपको इम्प्रूव करना है विद इन 3 to 4 मंथ। तो वो जरूर देखना चाहके। तो मेंस में सबसे पहला तो होता है कि इसका जो लेवल होता है रिक्वायरमेंट का, वो मॉडरेट से ऊपर कर दिया जाता है। यानी कि अगर हम प्री की बात करें तो प्री में अगर आपने आरसी देखा होगा, या फिर एरर्स के क्वेश्चंस, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स, या फिर वर्ड रिप्लेसमेंट, तो इसमें आपको एक एक क्वेश्चन दिया जाता है, इतना आपको मालूम होगा। अगर हम मेनली इनकी बात करें आरसी के अलावा, अगर हम बाकी इनकी बात करें, एरर्स की, फिल इन द ब्लैंक्स, वर्ड रिप्लेसमेंट, या फिर जो सेंटेंस अरेंज करना होता है हमको, जो सिंगल सिंगल सेंटेंस आते हैं जिसमें ए बी सी डी होते हैं और हमको वो उसी सेंटेंस में अरेंज करना पड़ता है, तो उसकी जो एक लेवल है ना, वो आपकी मॉडरेट से नीचे रहती है, इजी टू मॉडरेट के बीच में रहती है। एक तो उसकी लैंग्वेज भी, प्लस उसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसको भी उसी तरीके से फ्रेम किया जाता है कि वो आपको स्टार्टिंग में प्री में बाहर निकालना चाहते हैं, कि वो फिल्टर करना चाह रहे हैं कि कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इंग्लिश में एवरेज स्टैंड करते हो एटलीस्ट। लेकिन अगर आप एवरेज स्टैंड करते हो प्री में, तो आपको मेंस में भी एवरेज स्टैंड करना पड़ेगा। अब क्या होता है, अगर मैं इन चारों की बात करूं, हम इन्हीं चारों की बात कर लेते हैं। तो देखो, आरसी जो आपका आता है प्री में, वो 2 या फिर 3 पैराग्राफ का आता है हार्डली। अगर बहुत लेंदी है तो 2 पैरा का होता है। अगर थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का उसका स्ट्रक्चर है तो 3 पैरा भी हो सकते हैं। लेकिन मेंस में ये चीज डेवलप होके 5 पैरा तक आ जाती है। अब यहाँ पर काफी बच्चे कॉम्प्रिहेंशन की लेंथ देख के डर जाते हैं कि यार इतना बड़ा पैराग्राफ है, कैसे हम रीड करेंगे।
तो ये आपको फियर एलिमिनेट करना पड़ेगा। ये जो आपका डर है ये एलिमिनेट करना पड़ेगा। इसकी टेक्निक मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। अब अगर हम बात करते हैं एरर्स की, या इसी के तरीके के जो क्वेश्चंस आते हैं प्री में, इनका जो स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का वो एक लाइन का होता है, मैक्सिमम दो लाइन का होता है, इससे ज्यादा नहीं होता। प्री की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन वहीं पे अगर हम मेंस की बात करें तो एरर्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके सेंटेंस फॉर्मेशन में फॉर्म में आ जाते हैं। यानी कि पूरा सेंटेंस होता है, सेंटेंस फॉर्म्ड होता है आपका, और उसकी फॉर्म में आपके क्वेश्चंस आते हैं, और वहां से आपको कभी कभार आपको दो या तीन सेंटेंस दे दिए जाते हैं, दो लाइन के, डेढ़ लाइन के, और आपसे पूछा जाता है कि इनमें से जो भी सेंटेंस रॉन्ग है या फिर राइट है उनको आपको फिगर आउट करना है। तो यहाँ पर आपका टास्क ज्यादा हो जाता है, आपकी जो अटेंटिव पावर है वो ज्यादा रिक्वायर्ड होती है। ऐसे ही फिलिंदा ब्लैंक्स आपने देखा होगा कि प्री में एक सेंटेंस में एक ही ब्लैंक होता है या मैक्सिमम दो ब्लैंक होते हैं, लेकिन मेंस में यही ब्लैंक आपको तीन से चार दे देगा। या वो ये भी पूछ सकता है कि ये जो तीन से चार ब्लैंक है, ये इनकी जगह वो तीन से चार वर्ड्स वहां पर प्लेस कर देगा क्वेश्चन में, और पूछेगा कि कौन से ऐसे तीन से चार वर्ड है जो इसको रिप्लेस कर सकते हैं इन सारे वर्ड्स को। तो वो भी आपको एक तरीके से टाइम टेकिंग चीज है। आप जितना भी यहाँ पर एक डेटा देख रहे हैं ना, जो भी आपको मैं बता रहा हूँ मेंस के रिगार्डिंग इंग्लिश में, वो आपका टाइम टेकिंग है सारा का सारा। आप जो पूरे मेरे कहने का क्रक्स है मेंस का, वो ये समझो कि अगर आपके पास एक रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ स्पीड है, पहली चीज, ठीक है, फर्स्ट थिंग, अगर आपके पास रिक्वायर अमाउंट ऑफ स्पीड है, किसके लिए? रीडिंग के लिए, यानी कि आपकी स्लो स्पीड नहीं होनी चाहिए, प्लस आपकी अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी, ये सेकंड रिक्वायरमेंट है कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी है वो आपकी एटलीस्ट एवरेज होनी चाहिए। ठीक है, ये एटलीस्ट एवरेज तो होनी ही चाहिए, मैंडेटरी है। देन थर्ड चीज, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट आने वाली है, कि आपको सेंटेंस को ब्रेक करना आना चाहिए। सेंटेंस ब्रेकिंग, अब ये एक नई चीज है जो कि मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे करना है। तो अगर ये तीनों चीजें आपने डेवलप कर ली, स्पीड रीडिंग के लिए, अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी रीडिंग के साथ साथ, और थर्ड चीज सेंटेंस ब्रेक करना, जो पूरा एक स्ट्रक्चर है, चाहे वो आरसी का हो, चाहे वो फिलिंदा ब्लैंक्स हो, या वो पैराजम्बली क्यों ना हो, तो मेंस में जितने भी वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं उन सभी के अंदर एक मेथड अप्लाई होता है, वो है सेंटेंस ब्रेकिंग का। ये आपको हमेशा अप्लाई करना है मेंस के अंदर। अब आपको मेंस से पहले कि क्या क्या इसकी प्रैक्टिस करनी है और कैसे आपको इसमें एक्सेल हासिल करनी है, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि यहाँ पर मेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब देखो यहाँ पर ये पैराग्राफ 1 है, देन पैराग्राफ 2 है, ठीक है, ये मैं आरसी की बात कर रहा हूँ, बेसिकली आरसी है ये मेंस का। सो ये पैराग्राफ 1 है, पैराग्राफ 2 है, देन पैराग्राफ 3 है, एंड देन पैराग्राफ 4 है, एंड देन पैराग्राफ 5 है। अब ये पांच पैराग्राफ, ये आपके पांच पैराग्राफ है, और इसके क्वेश्चन कितने होंगे मेंस में आपके? पांच या फिर छह क्वेश्चन, इतने आपके मेंस में क्वेश्चन होते हैं एक आरसी के। और ये फैक्ट है, आपने आईबीपीएस पीओ में, एसबीआई पीओ में अगर देखा होगा इतने ही क्वेश्चन आते हैं। आरआरबी के अंदर अगर हम बात करें आरआरबी पीओ की या फिर क्लैरिकल की, तो वहां पर ये क्वेश्चन पांच छह की बजाय छह सात या फिर आठ तक भी जा सकते हैं मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं जाएगा किसी हालत में। अगर मैं बोलूं आइडियली तो छह से सात क्वेश्चन रखता है एक आरसी में, आरआरबी पीओ में और क्लैरिकल मेंस में। लेकिन आईबीपीएस पीओ में और एसबीआई पीओ में, आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ में वो पांच से छह क्वेश्चन, और अगर उसका मूड कर गया तो चार क्वेश्चन भी दे देगा आपको इन पांच पैराग्राफ को सोल्व करने के बाद, कि पहले आप इन पांचों पैराग्राफ को रीड करो और फिर आपको ये चार पांच क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो अब यहाँ पर पहले एक चीज समझो, सबसे इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर ये देखो, ये जो पांच पैराग्राफ थे, टोटल पांच पैरा थे, ठीक,
अब पहले हम बात करते हैं कंपोजिट टाइम के बारे में, कि हमारा मेंस में टाइम कितना कंपोजिट होता है और हमको आइडियली कितने देर में वो फिनिश कर देना चाहिए। हम अगेन आईबीपीएस पीओ को लेके चलते हैं। सो आईबीपीएस पीओ का जो मेंस का इंग्लिश का सेक्शन होता है, ये मैं मेंस की बात कर रहा हूँ, उसमें आपको 40 मिनट मिलते हैं, 40 मिनट्स। और लगभग इतना ही टाइम आपको एसबीआई पीओ में मिलता है। लेकिन आरआरबी पीओ का अलग फंडा होता है, वहां पर आपको खुद से टाइम डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, जितना टाइम आप दे सकते हो, 25 मिनट, 30 मिनट, 35 मिनट, क्योंकि आरआरबी पीओ में कंपोजिट टाइम होता है एज वेल एज आरआरबी क्लरिकल में। बट बाकी सारे एग्जाम्स में एक फिक्स टाइम डिसाइड होता है। अब आप सोचो कि 40 मिनट है और क्वेश्चन कितने हैं आपके पास, 35 क्वेश्चंस आपके पास है, और इनकी लेंथ कितनी है, एक्सेस। यानी कि अगर आप ये सोचते हो कि आप मेंस की बिना प्रैक्टिस करें इंग्लिश की 40 मिनट में 30 क्वेश्चन भी कर दोगे, नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा, ये गारंटी है। आप 20-22 क्वेश्चन तक ही पहुंच पाओगे, फिर आप गिव अप कर दोगे, क्योंकि आपकी स्पीड ही नहीं है। देखो ना, आपने सबसे पहली बात है स्पीड में लैग कर गए, फिर आपकी प्रैक्टिस नहीं है, सेकंड चीज, फिर आप अगर आप रीडिंग कर रहे हो तो रीडिंग के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग भी तो चाहिए, तो अंडरस्टैंडिंग भी आपकी नहीं डेवलप हुई, आपने इन पे फोकस ही नहीं किया, क्योंकि आप सिर्फ प्री के पीछे पड़े रहे। अब मेंस की रिक्वायरमेंट जो थी इंग्लिश के लिए, वो आपने कभी प्रैक्टिस की ही नहीं, आप सिर्फ पीछे पड़े रहे किस चीज के, ग्रामर के। आपको लगता है ग्रामर और वोकेबलरी करके आपका मेंस क्रैक हो जाएगा, तो अगर ऐसा होता तो सिलेबस में सिर्फ ग्रामर और वोकेबलरी ही दी जाती ना। ये आरसी और ये जो क्वेश्चंस होते हैं जो आपके अंडरस्टैंडिंग मांगते हैं, वो क्वेश्चंस यहाँ पर क्यों होते हैं? यहाँ पर एक चीज आप समझो कि 35 क्वेश्चन जो होते हैं मेंस में 40 मिनट में, इन 35 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन आपके ऐसे होते हैं जो कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड होते हैं। ये आप कभी भी अगर आपने मेंस दिए हो तो आपको मालूम होगा, और नहीं दिया तो जब मेंस दोगे तब आपको पता लग जाएगा। 35 में से 25 क्वेश्चन आपके पूरे अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होते हैं, जिसमें आरसी होते हैं, कुछ सेंटेंस फॉर्मेशन वगैरह के क्वेश्चन होते हैं, कुछ सेंटेंस या फिर वर्ड रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन ऐसे होते हैं, एटसेट्रा। बाकी जो आपके 5 से 10 क्वेश्चन होते हैं 35 में से, उनमें से आप कह सकते हो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो जहां पर आपकी ग्रामर का यूज हो सकता है, बट ये भी पक्का नहीं है। तो 6-7 क्वेश्चन आप मान के चलो 35 में से ऐसे हो सकते हैं जहां पर आपकी ग्रामर का यूसेज हो सकता है। जैसे एरर्स के क्वेश्चन, वहां पर आपको 3 सेंटेंस दे देगा इस तरीके से कि सेंटेंस 1 है आपका 2 लाइन का, सेंटेंस 2 है आपका 2 लाइन का, सेंटेंस 3 है आपका 2 लाइन का। अब पूछ लेगा कि कौन सा इसमें से करेक्ट है, इन तीनों सेंटेंस में कौन सा करेक्ट है, या फिर कितने करेक्ट है, ऐसे पूछ लेगा, सिंगल या फिर ज्यादा। तो दे देगा कि ओनली 1, या ओनली 2 and 3, या ओनली 1 and 3, या ऑल 1 2 3, या फिर नन ऑफ द अबव। तो ऐसे आपको ऑप्शन दिए जाते हैं, तो इसकी प्रैक्टिस करनी है आपको। लेकिन मेरे पूरे चीज समझाने का जो क्रक्स है, जो समरी है, वो ये है कि जो आपको मैंने इंग्लिश की स्ट्रेटजी पार्ट फर्स्ट में बताई थी, स्ट्रेटजी वही रहेगी मेंस के लिए भी। बस यहाँ पर दो चीजों का एडिशन होगा, ध्यान से सुनो, ये बार बार मैं नहीं बोलूंगा आपको। दो चीजों का एडिशन होगा आपका मेंस के लिए। मैंडेटरी चीज क्या रहेगी इन दो चीजों के अलावा, पहले वो सुनो। सबसे पहली बात, आपको रीडिंग डेली बेसिस पे करनी है। अब ये रीडिंग आपको आइडियली, जहां मैं रिकमेंड करूंगा, एक एडिटोरियल रीड किया करो, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा लॉन्ग टर्म में भी, मेंस में भी, करंट अफेयर्स में भी, और इंटरव्यू में भी, एज वेल एज जीडी वगैरह अगर आप कभी दोगे एसबीआईपीओ को, तो वहां भी आपको बहुत बेनिफिट करेगा। तो ये अपने अंदर एबिलिटी डेवलप करो, क्योंकि इस एबिलिटी से आपके मेजरली दो फायदे होंगे। एक, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, और जब मैं कहता हूं कि अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, यानी कि आप एक बार में आरसी को देख के समझ जाओगे
कि ये क्या बात कर रहा है। अगर आपको एक आरसी को 3 बार 4 बार 5 बार रीड करना पड़े एग्जाम में, आप खुद सोचो कि एक बार आरसी को रीड करने में आपके लगभग 6 7 या 8 मिनट वेस्ट हुए। जब आप सेकेंड टाइम या थर्ड टाइम भी उसको रीड करोगे, अगर आपको समझ में नहीं आया, तो आपका इतना ही टाइम दोबारा चले जाएगा। यानी कि एक आरसी को सोल्व करने में, एक जो आरसी मेंस का जिसमें 4 से 5 क्वेश्चन है, जो वो 7 to 8 मिनट्स में सोल्व हो सकता है, आप उसको टाइम दे दोगे 15 मिनट का। अब इससे क्या होगा, जब आपके 40 मिनट पूरे होंगे, तो 40 मिनट में आप हार्डली 15 से 20 क्वेश्चन कर पाओगे 35 में से। ये है आपकी रियलिटी। अब आप बता दो अगर मैं आपको गलत बोल रहा हूं तो। अगर आपने कभी मेंस दिया हो और ये आपके साथ हुआ है, तो कमेंट में बताओ कि हाँ सर मेरे साथ ऐसा हुआ है कि 40 में से मैं सिर्फ 15 16 या 20 क्वेश्चन ही कर पाया था 35 क्वेश्चन में से मेंस एग्जाम में। और ये रियलिटी है। अब इसको इम्प्रूव कैसे करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट तो रीडिंग आपको करनी है, जिसमें आपको आई विल रिकमेंड कि एडिटोरियल एक रीड करना शुरू करो, और डिटेल में इसकी स्ट्रेटेजी पार्ट 1 में है, तो जाके देख लो। तो इससे आपका फायदा नंबर 1, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि क्या लिखा है, किसके बारे में बात कर रहे हैं। सेकंड चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्रीहेंडिंग एबिलिटी। यानी कि कॉम्प्रीहेंडिंग में 2 सेगमेंट आते हैं, मैंने बताया था पार्ट 1 में। एक आता है वर्बल, कि आप किसी को समझा सकते हो किस आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है, और एक आता है रिटन, आप उसको लिख भी सकते हो ऐसे के फॉर्मेट में, या फिर लेटर के फॉर्मेट में, या फिर प्रिसाइज राइटिंग के फॉर्मेट में, कि वो किस बारे में बात कर रहा था। अगर वो आरसी, जैसे मान लो कि अगर वो आरसी 600 वर्ड्स का है मेंस में, तो इस 600 वर्ड्स को जब तक आप 100 वर्ड्स में समरी में नहीं लिख पाओगे, तब तक आप तब तक आप मेंस में टॉपर नहीं बन पाओगे इंग्लिश में। ये है बिटर रियलिटी, कड़वा सच। तो इसकी प्रैक्टिस करना शुरू करो, ठीक है। आपको डेली रीडिंग करनी है, और ये आपको मैंने पूरा समझा दिया है, और ये मैंडेटरी है, इसको तो स्किप कर ही नहीं सकता किसी कीमत पे। इसको स्किप कर दिया फिर आप कुछ भी कर लो इंग्लिश में, भगवान भरोसे आपकी इंग्लिश नहीं हो पाएगी ठीक। अब आती है मैंडेटरी चीजें जो मैंने आपको बताई थी, दो अलग से मेंस के लिए क्या करना है। जब आप रीडिंग कर रहे हो, तो रीडिंग के साथ आपको क्या करना है, आपको अल्टरनेट डेज पे, अब ध्यान से सुनना, अल्टरनेट डेज पे आप कोई भी डेज आप डिसाइड कर सकते हो, जैसे मंडे, वेनेसडे, फ्राइडे, या फिर ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, MWF या फिर TTS, किन्हीं भी 3 दिन गैप दे देके आपको इंग्लिश का मेंस का सेक्शनल मॉक लगाना है। इंग्लिश मेंस का आपको सेक्शनल मॉक लगाना है, ठीक है। अब ये सेक्शनल मॉक आप किसी भी मॉक टेस्ट का लगा सकते हो, ओली बोर्ड, स्मार्ट कीड़ा, या फिर टेक्स्ट बुक, या फिर गाइडली, जहां से कंटेंट मिले प्रैक्टिस कर लो, आपको बेनिफिट ही करेगा। लेकिन मेनली आपको 2 पे स्टिक रहना है, एक ओलिव बोर्ड और दूसरा स्मार्ट कीड़ा। ये पर्सनली मुझे दोनों काफी पसंद है। अगर आपकी पसंद दूसरी है तो आप वो भी कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड है कंप्लीटली। और सेकंड चीज, आप डेली प्रैक्टिस करोगे अल्टरनेट डेज पे इंग्लिश के मेंस सेक्शनल मॉक की, जो कि लगभग आपका 30 मिनट्स के आसपास होगा। और ये प्रैक्टिस करने के बाद 20-25 मिनट या फिर आधा घंटा बैठ के उसका एनालिसिस भी करना है कि कहाँ पर क्वेश्चंस रॉन्ग हुए हैं आपके। अब क्या करना है, जब आप अल्टरनेट डे पे इसकी प्रैक्टिस करोगे, मान लो कि आपने, एक बार मैं इसको पहले क्लियर कर दूं। अब देखो, सपोज मंडे को आपने इंग्लिश का सेक्शनल मॉक लगाया, ठीक है। आपने इंग्लिश का मेंस का, पीओ का भी हो सकता है और क्लरिकल का भी हो सकता है, पीओ का भी हो सकता है और क्लरिकल का भी हो सकता है, कोई भी सेक्शनल इंग्लिश का मेंस लगा सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको एक टाइम बाद क्लरिकल का मेंस ज्यादा टफ नहीं लगता, ज्यादा चैलेंजिंग नहीं लगता, तो आप पीओ का मॉक भी लगा सकते हो, जो कि आई विल रिकमेंड कि आप पीओ का मॉक ज्यादा लगाओ सेक्शनल इंग्लिश का, ताकि आपको क्लरिकल का एक टाइम बाद आसान लगना ताकि आपको एक टाइम बाद क्लरिकल का सेक्शनल मॉक आसान लगने लग जाए, ठीक है। तो आपने मंडे को मॉक लगाया सेक्शनल इंग्लिश का,
और ट्यूसडे को बैठ के इसका एनालिसिस करो। ये भी आप कर सकते हो, ये काफी बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए, क्योंकि इतना ज्यादा फोकस और अटेंशन इंग्लिश मांगता है कि उसके बाद शायद हो सकता है कि आपकी हिम्मत ना बचे उसका एनालिसिस करने की। इन केस अगर आप उसका एनालिसिस आधा कर लेते हो तो बाकी जो आपका आधा बचा हुआ एनालिसिस है वो आप नेक्स्ट डे कर सकते हो। देन अगेन वेनसडे को आप सेक्शनल मॉक लगाओ इंग्लिश का, कोई भी क्लरिकल या फिर पीओ का, और ट्यूसडे को देन उसका आप एनालिसिस करो। तो ये आपकी है लॉन्ग टर्म की प्लानिंग जो कि सस्टेनेबल है और आपको 100% रिजल्ट देगी, ये प्रॉमिस है मेरा। लेकिन आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा, इसको कंसिस्टेंटली फॉलो करना पड़ेगा। तो एक तो हमारा था कि आपको अल्टरनेट डे पे मॉक लगाना है, देन उसका नेक्स्ट डे आपको एनालिसिस करना है। अब जो सेकंड रिक्वायरमेंट है, अब हम आते हैं सेकंड रिक्वायरमेंट पे। अब आपको ज्यादा से ज्यादा मेंस के क्वेश्चन का डर खत्म करना है, प्लस अपनी अंडरस्टैंडिंग को और ज्यादा फास्ट करना है। तो उसके लिए क्या करना है आपको, एक वीक में, किसी भी मतलब एक पर्टिकुलर वीक में एक या फिर 2 दिन, 1 डे या फिर 2 डेज आपको मेंस के आरसी रीड करने हैं। जैसे आप सेक्शनल मॉक लगाओगे पीओ लेवल का, तो वहां पर आपका आरसी होगा, ठीक है। वो आरसी जब आप सबमिट कर दोगे, पूरा फिनिश कर दोगे तो फिनिश करने के बाद उसकी रीडिंग दोबारा करनी है आपको, उसको री रीड करना है एक, बस ज्यादा नहीं। और री रीड करने के बाद उसकी 25% वर्ड लिमिट में आपको समरी लिखनी है। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मान लो कि आपने मेंस का सेक्शनल इंग्लिश का मॉक लगाया आईबीपीएस पीओ का, और आपने आरसी वगैरह सब अटेम्प्ट कर लिया, आपने मॉक सबमिट कर दिया। अब मॉक सबमिट करने के बाद आपके कितने भी मार्क्स आए अब वो अलग चीज है। सबमिट करने के बाद दोबारा से आरसी को ओपन करो, कोई भी एक आरसी, ठीक है, कोई भी एक आरसी आपको ओपन करना है। सपोज वो आरसी, अब उसकी लाइन काउंट कर लो कितनी लाइन है। जैसे अगर मान लो कि इसकी एक लाइन में उसके अगर 10 वर्ड्स है और टोटल उसके अंदर 50 लाइन है, यानी कि उसके 500 वर्ड हो गए, ठीक है। तो आपको अप्रोक्सीमेटली 120 से लेकर 140 वर्ड्स में इसकी समरी लिखनी है अपनी रफ नोटबुक में। ये एक काम कर लो, मैं आपको गारंटी देता हूं आपकी प्रोग्रेस ना 2 टाइम्स ज्यादा फास्ट हो जाएगी, ये गारंटी है मेरी आपसे। और ये विद इन 8 वीक्स में आप इम्प्रूवमेंट देख लेना, क्योंकि मैंने बच्चों से करवाया है और उनको रिजल्ट हमेशा मिले हैं। बट यहाँ पर टाइम देना पड़ता है, टाइम अलॉट करना पड़ता है, डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ता है। और डिसिप्लिन के नाम से, कंसिस्टेंसी के नाम से 90% बच्चे तो वैसे ही हार मान जाते हैं, और जो डिसिप्लिन मेंटेन कर गया, कंसिस्टेंट रहा, वो विनर बन जाता है, ठीक है। तो दोनों चीज आपको करनी है अपनी प्रैक्टिस में, और अभी से शुरू कर दो। अभी आपका मई शुरू हो चुका है। सो अब यहां पर एक चीज देखो, सितंबर लास्ट में आपका पहला आरआरबी पीओ का मेंस होगा, यानी कि आप ये कह सकते हो कि सितंबर लास्ट से आपके मेंस शुरू हो जाएंगे। देन आपका आईबीपीएस पीओ का मेंस होगा, आरआरबी क्लरिकल का मेंस होगा, आईबीपीएस क्लर्क का मेंस होगा, देन एसबीआई पीओ, देन एसबीआई क्लर्क, ठीक है। सो उस केस में आपके पास अभी मई जून जुलाई अगस्त सिर्फ 4 मंथ्स आपके पास ऐसे हैं एट प्रेजेंट, जहां पर आप अपनी स्पीड को और अपने मार्क्स को 3 टाइम्स से लेकर 5 टाइम्स तक इंक्रीज कर सकते हो। 3 टाइम्स उनके लिए है जिनके मेंस के सेक्शनल में 30 मार्क्स में से लगभग लगभग 7 to 8 मार्क्स आ रहे हैं, तो आप इंक्रीज करके यहाँ पर 20 to 24 तक भी आराम से ला सकते हैं कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करने के बाद। और अगर आपके मार्क्स एकदम ही नीचे है 3, 4, 5, तो ऐसे में आप 5 to 6 टाइम्स भी इंक्रीज करके ला सकते हैं आराम से 22, 24, 25 तक। लेकिन ये चीजें एफर्ट मांगती है,
और इनकी रिक्वायरमेंट क्या है वो मैं आपको बता चुका हूँ डिटेल में कि ये आपको चीजें करनी है। तो अपना टाइम टेबल बनाओ, अपना एक स्केड्यूल आपको बनाना है, और उस स्केड्यूल में, जो भी आपका स्केड्यूल हो, उसमें 1 आवर या फिर 45 मिनट्स मिनिमम, 1 आवर या फिर 45 मिनट्स मिनिमम डेली इंग्लिश के मेंस के लिए निकालो। और इसमें आपको सिर्फ एक ही चीजें करनी है, इंग्लिश का मेंस का सेक्शनल टेस्ट। और वीक में 1 या 2 दिन आपको उन्हीं सेक्शनल टेस्ट में से किसी एक आरसी का समरी लिखनी है, और आपको मैं बता चुका हूं कि वो कैसे लिखनी है। ये आप कर लो, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, आप 1 महीना करके देख लो, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा, और बहुत अच्छे मार्क्स भी आपके जनरेट होने शुरू हो जाएंगे। ये टॉपर्स की स्ट्रेटेजी है, कोई बताता नहीं है, और इससे रिजल्ट मिलता है, लेकिन इसको करने में मेहनत लगती है। अब आप एक चीज देखो, यहाँ पर ये जो आरसी मैंने आपको दिखाया था, इसमें 5 पैराग्राफ है, ठीक है। सो यहाँ पर 5 पैरा है। अब यहाँ पर आप एक चीज ऑब्जर्व करो, ये आईबीपीएस पीओ का मेंस का सेक्शनल मॉक है इंग्लिश का। अब यहाँ पर एक चीज आप ऑब्जर्व करो कि इसकी जो लैंग्वेज है ना, वो बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, टिपिकल नहीं है कि इसमें वोकेबलरी इसने डाल रखी है बहुत ज्यादा, या सर के ऊपर से जा रहा है, बाउंस कर रहे हैं। अगर आपकी इंग्लिश एवरेज भी है ना, तो आप इसको समझ लोगे कहना क्या चाह रहा है। जैसे हम एक बार पैरा 1 रीड कर लेते हैं, फिर इसके 1-2 क्वेश्चन हैं, हम उनको देखेंगे। तो अभी मेरे साथ रीड करो। लर्निंग हाउ टू प्लान, प्लान की बात कर रहे हैं, स्पेशली इफ यू आर न्यू टू ऑर्गेनाइजिंग योर टाइम, ठीक है। सो बेसिकली टाइम की बात कर रहे हैं। कैन बी फ्रस्ट्रेटिंग एक्सपीरियंस, एंड फॉर सम इंडिविजुअल्स द रीजन कुड बी देयर ब्रेन्स, तो ब्रेन्स की बात कर रहे हैं, फाइन। फॉर एग्जाम्पल वेरी क्रिएटिव पीपल, ठीक है, हु थिंक इन पिक्चर्स, ठीक है, कैन इनिशियली हैव अ डिफिकल्ट टाइम ट्रांसलेटिंग देयर कंसेप्चुअल आइडियाज इनटू प्रैक्टिकल एक्शंस। समझ में आ रहा है आपको ये क्या लिखा हुआ है? हमको एक बार में समझना है, ये चीज ध्यान रखना। दैट देन फाइंड अ स्पेस ऑन देयर कैलेंडर, ठीक है। दे नीड समवन टू गाइड देम स्टेप बाय स्टेप ऑन हाउ टू गो थ्रू दिस प्रोसेस, तो उनको समवन चाहिए गाइड करने के लिए। और सम इंडिविजुअल्स who do an amazing job on identifying and executing on their top priority can falter। अब यहाँ पर एक वर्ड है falter, ये हमको नहीं पता क्या होता है, अब इसका क्या मेथड है आपको बताऊंगा मैं। So, or some individuals who do an amazing job on identifying and executing on their top priority can falter when it comes to tracking and completing other tasks concurrently, including managing others। अब यहाँ पर आपको स्टार्टिंग की 5 to 6 लाइन तक समझ में आ गया होगा, क्योंकि तब तक इसकी लैंग्वेज ज्यादा टिपिकल नहीं बनाई गई। लेकिन जो लास्ट के 3 सेंटेंस थे ना, यहाँ पर इसको टिपिकल कर दिया थोड़ा सा, यानी कि लैंग्वेज को थोड़ा सा घुमा दिया। और यही करता है मेंस एग्जाम, एक्चुअली में यही रियलिटी है। अब यहाँ पर एक चीज देखो कि दे नीड से लेकर और अदर्स तक मैक्सिमम बच्चे जो इंग्लिश में या तो बिगिनर है, जिनकी कमांड अच्छी नहीं है, या जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, यहाँ पर वो अटक गए होंगे, उनको ये चीज नहीं समझ में आई होगी कि ये कह क्या रहे हैं। तो आप इन चीजों में आपकी अंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं वीक है, और इसको डेवलप करने का वही मेथड है जो आपको मैंने बताया था इन डिटेल कि कैसे डेवलप करना है। अब इसके हम क्वेश्चन पे आते हैं। हमने एक बार इसको रीड कर लिया, हम इसकी समरी अभी नहीं देख रहे कि क्या लिखा है इसमें, ना ही मैं आपको समझा रहा हूं। अब इसके हम डायरेक्टली क्वेश्चन पे आते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा है इसने। अब देखो ऐसे क्वेश्चन मेंस में आते हैं, ये इसी की मैं बात कर रहा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू और अनट्रू विद रिस्पेक्ट टू द पैसेज। अब यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं कि व्यू लर्निंग एज अ प्रोसेस वेयर इंप्रूवमेंट काउंट्स एंड एवरीडे मैटर्स, एसेट्रा एसेट्रा। यहाँ पर 3 ऑप्शन दे रखे हैं। अब आपको बताना है कि कौन सा इसमें ट्रू है और कौन सा अनट्रू है। अब मुझे बताओ यहाँ आपके ग्रामर का यूज कहाँ पर आ रहा है? कहीं पे आपके ग्रामर का यूज आ रहा है? बिग नो, कहीं नहीं आ रहा। कंप्लीटली बेस्ड है आपकी अंडरस्टैंडिंग पे। अंडरस्टैंडिंग किसके साथ? रीडिंग स्पीड के साथ। जब आपकी रीडिंग स्पीड अच्छी होगी और अच्छा अंडरस्टैंड कर पाओगे, तभी तो इसको देन लास्ट में कॉम्प्रीहेंड कर पाओगे। कॉम्प्रीहेंडिंग क्या होती है? एक होता है वर्बल तरीका, एक होता है रिटन तरीका। अब ये जो लिखा हुआ है
ये है एक तरह से वर्बल तरीका, यानी कि आपको किसी को समझाना नहीं है, लेकिन आपको क्वेश्चंस को फिगर आउट करना है कि ये कह क्या रहा है और मैंने क्या रीड किया था। बस फर्क इतना है कि यहाँ पर कोई ह्यूमन नहीं है, यहाँ पर एक सिस्टम का इंटरफेस है जहां पर आपको टिक मार्क करना है, लेकिन प्रोसेस सेम है आपका। तो ये ऐसे क्वेश्चन आपके आएंगे, और ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, आपको पैरा नंबर 1, पैराग्राफ नंबर 2, 3, 4, 5 इनको समझना पड़ेगा कि ये कह क्या रहे हैं। अगर आप इसमें अटक गए तो फिर आपसे क्वेश्चन नहीं होगा। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं इसी का। अब ऐसा क्वेश्चन भी मेंस में आता है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको मेंस में मिलेंगे मैक्सिमम लेंदी लेंदी, जिसमें बहुत सेंटेंस एग्जेजरेट कर दिए जाएंगे, यानी कि स्ट्रेच कर दिए जाएंगे, लंबे लंबे सेंटेंस खींच दिए जाएंगे। सो यहाँ पूछ रहा है, देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड बी एडजस्ड। अब देखो यहाँ पर बात आ रही है एडजस्ड। अब काफी बच्चों को ये इसका मीनिंग नहीं पता रहेगा कि इसका मीनिंग क्या है, लेकिन यहाँ पर एक ट्रिक है। आप इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझो, इस वर्ड को भूल जाओ एक तरीके से। अगर इसको मैं गायब कर देता हूं, सोचो कि ये है ही नहीं वर्ड आपका। अब पढ़ो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड बी ब्लैंक टू बी इन लाइन विद द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज। यानी कि क्या बात कर रहा है कि इन सारे ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो पैराग्राफ के साथ मैच कर सकता है। कैसे पता लगा मैच कर सकता है? टू बी इन लाइन विद द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज, इसको रीड करके। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ऐसे वोकैब को देख के डरना नहीं है, होपलेस नहीं होना, आगे का सेंटेंस रीड करना है, और जो वोकेबलरी थी जिसका आपको मीनिंग नहीं पता, उसको एक बार के लिए साइड में हटा दो, उसको ब्लैंक कर दो। उसकी जगह आप ब्लैंक वर्ड का लाइक रीड करो, जैसे विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड बी ब्लैंक टू बी इन लाइन विद मेन आइडिया ऑफ द पैसेज। आपको समझ में आ गया कि इन चारों में से कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो कि पैराग्राफ के मेन आइडिया के साथ मैच कर रहा है और उसका एक पार्ट हो सकता है। अब आपको उसके लिए इनके भी सारे ऑप्शन रीड करने पड़ेंगे, ये सारे के सारे ऑप्शन आपको रीड करने पड़ेंगे। अब ये भी आपका टाइम लेगा। अब आप खुद देखो, 5-5 पैराग्राफ का आरसी, इतने ज्यादा स्ट्रेचेबल क्वेश्चंस कितना टाइम कंज्यूम करेगा आपका? आराम से आपका 8 से 10 मिनट एक आरसी ले लेगा, अगर आपकी स्पीड पे कमांड नहीं है तो। स्पीड के साथ साथ अंडरस्टैंडिंग और कॉम्प्रिहेंडिंग एबिलिटी भी आपको डेवलप करनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, आपका, अगर मैं बात करूं कि जिसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, स्पीड अच्छी है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तो वो इसको आराम से 7 to 8 मिनट्स में मैक्सिमम सोल्व कर सकता है। लेकिन आप यहाँ पर 10 मिनट मान के चलो, अगर आप 10 मिनट में सोल्व कर पा रहे हो तो आप एकदम सही ट्रैक पे चल रहे हो, एकदम सही ट्रैक पे। क्योंकि अगर एग्जाम में ऐसा आरसी आएगा ना, तो मान लो अगर एग्जाम में मेंस में 3 आरसी ऐसे आते हैं, तो 3 में से कोई 2 आरसी ऐसे रहते हैं जो कि ऐसे ही थोड़े से लेंदी होते हैं, टाइम टेकिंग होते हैं, और जिनके टोटल क्वेश्चन आपको 8 से 10 मिलेंगे। तो वहां पर अगर आपका 18 से 20 मिनट जा रहा है तो कोई इशू नहीं है, सही टाइम है एकदम। इस टाइम में आपको ये नहीं सोचना कि 18 से 20 मिनट इसी में चले जाएंगे तो बाकी टाइम तो मेरे पास बचा ही नहीं है। आपके पास अभी भी 20 मिनट है। अब 20 मिनट में आपके ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे 25 में से। अगर आप 10 क्वेश्चन यहाँ पर आपने कर लिए, तो 25 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो आपके 20 मिनट में सोल्व हो सकते हैं। 25 भी ना सही तो आपके 20 क्वेश्चन तो आराम से ऐसे होंगे जो आपके 20 मिनट में सोल्व हो जाएंगे। और ये रियलिटी है मेंस एग्जाम की। जो बच्चे एक्सपीरियंस्ड है उनसे आप पूछ सकते हो कि मेंस एग्जाम में ऐसा होता है या फिर नहीं होता। सो अब हमने बात कर ली आरसी की, उनके क्वेश्चंस के फ्रेमिंग की। अब एक दो टाइप के क्वेश्चंस और है जो मेंस एग्जाम में आते हैं, वो भी देख लो अब एक बार। अब देखो, ये जो क्वेश्चन है, बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, इन द क्वेश्चंस गिवन बिलो अ पार्ट ऑफ सेंटेंस इज गिवन। ठीक है, तो ये एक सेंटेंस का पार्ट है, यहाँ पर एक सेंटेंस है, ठीक है। You are provided answer choices that complete the given sentence. Choose the option that is grammatically and contextually correct. यानी कि ये जो 3 ऑप्शन है आपके, इनमें से आपको कोई भी एक, दो या फिर सारे हो सकते हैं ऐसे सेंटेंस जो कि इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर के साथ एक तो ग्रामेटिकली मैच कर रहा हो, यानी कि उसमें कोई मेजर मिस्टेक ना हो लाइक ग्रामर की, और सेकंड चीज उसका जो फ्रेमिंग है, जो उसकी सेंस है, वो उस सेंटेंस से मैच कर रही हो। वो सेंटेंस अगर कह रहा है इंडिया के बारे में, आप बात कर रहे हो अफ्रीका के बारे में, तो कोई मैच नहीं कर रहा। तो इंडिया के बारे में
कोई ऐसा सेंटेंस बात करे, वो आपको फिगर आउट करना है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये सारे आपके अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड है, और यहाँ पर आपका स्लाइटली यूज आएगा ग्रामर का, लेकिन आपका 90% यूज आएगा अंडरस्टैंडिंग का। ये आप करके देख लेना। जब तक आपको सेंटेंस समझ ही नहीं आएंगे, आप इसमें एरर निकाल के करोगे क्या? कंटेक्स्ट तो आपको ढूंढना पड़ेगा ना कि कंटेक्स्ट क्या है इसका, सेंटेंस का। तो ग्रामर करनी है तो करो, करनी भी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन अपना मैक्सिमम टाइम अंडरस्टैंडिंग को भी दो डेवलप करने पे। रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड कॉम्प्रीहेंडिंग। अब थर्ड एक क्वेश्चन है, उस पर आते हैं हम। अब देखो, एक ये क्वेश्चन है जो कि मेंस में मोस्टली आता है, मेंस वगैरह में, इवन क्लरिकल मेंस में भी काफी आता है। अब इसमें क्या कर रखा है इसने कि ये तीन सेंटेंस दे रखे हैं, तीन वर्ड्स दे रखे हैं एक सेंटेंस में, जिसको बोल्ड कर रखा है, और इसमें बोल रहा है कि ये जो ऑप्शन है, तीन ऑप्शन है, हर एक ऑप्शन में तीन तीन वर्ड्स है। तो कितने ऐसे सेंटेंस है, मतलब कितने ऐसे ऑप्शन है जो कि इन बोल्ड वर्ड को रिप्लेस कर सकते हैं? अब ये चैलेंज आ गया अपने आप में। अगर ये क्वेश्चन प्री का होता तो यहाँ पर सिर्फ पूछता कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि इनको रिप्लेस कर सकता है, लेकिन अब यहाँ एक भी हो सकता है ऑप्शन, दो भी हो सकते हैं, और सारे भी हो सकते हैं। तो वही मैं कह रहा हूँ कि मेंस में चीजें सेम रहती है, लेकिन चीजों को स्ट्रेच कर दिया जाता है ताकि आप डरो। सेकंड चीज, आपका टाइम खराब हो। अगर आपकी रीडिंग स्पीड, अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी और कॉम्प्रिहेंडिंग एबिलिटी नहीं है, तो आप टाइम खराब कर दोगे, आप इसको देख के डर जाओगे और आप एंग्जाइटी में आ जाओगे और आपका पूरा पेपर खराब हो जाएगा। ये हकीकत है मेंस एग्जाम की। तो मेंस एग्जाम आपकी नॉलेज कम और आपका माइंड सेट ज्यादा चेक करता है। ये है मेंस की रियलिटी। तो माइंड सेट को डेवलप कर लो, हर एक मेंस अपने आप निकलना शुरू हो जाएगा। ये करके देख लेना। तो ऐसे में फिर आपको इन सेंटेंस को, जो ये ऑप्शन है, ये आपको रीड करना पड़ेगा। और यहाँ पर देखा जाए तो इतने ज्यादा भी वोकेबलरी यूज नहीं हुई कि आपको आती नहीं है। अगर इन सेंटेंस में मान लो एक ऑप्शन है, इस एक ऑप्शन में अगर आपको दो वर्ड्स के मीनिंग भी पता है, तब भी आप रिप्लेस करके इसको आंसर सही कर सकते हो। मैक्सिमम टाइम ये होता है। तो ये एक टाइप था इसका। एक टाइप और देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पर प्री में क्या होता है कि एक सेंटेंस होता है, उसमें एक ब्लैंक होता है और आपको उसको फिल करना पड़ता है। कभी कभार दो ब्लैंक भी आ जाते हैं, तो वहां आपको फिल करना पड़ता है। लेकिन इसने क्या कर दिया, इसने थोड़ा सा मेंस में खेला खेला कि इसने सेंटेंस दो दे दिए, और अब ये बोल रहा है कि ये जो सेंटेंस है, पांच सेंटेंस है, इसमें से एक, ये पांच ऑप्शन है, इन पांच ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा है जो दोनों सेंटेंस में फिट हो सकता है। अब इसमें कुछ है क्या? इसमें कुछ भी तो नहीं है। पूरा अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड है आपके बाबू। अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट। अब आप बोलते हो कि सर मेंस के लिए क्या करें, इंग्लिश के लिए? कुछ नहीं करना मेंस के लिए, अलग से कुछ भी नहीं करना। जितना मैंने अभी तक बताया है ना, उसको नोट डाउन कर लो, उतना कर लो कंसिस्टेंटली 4 महीने तक। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि अगर आप मेंस में देखोगे, 35 मार्क्स का जो आपका मेंस होता है, आईबीपीएस पीओ का, क्लरिकल का, या फिर एसबीआई पीओ वगैरह का जो भी है, तो 35 में से हम मान के चले ऑन एन एवरेज आपके आराम से 22 to 26 7 मार्क्स आने शुरू हो जाएंगे। और ये बहुत ब्रिलियंट मार्क्स होते हैं। आपको 35 का टारगेट नहीं करना, आपको शेक्सपियर या फिर शशि थरूर नहीं बनना। आप एक कैंडिडेट हो जिसको उस एक पर्टिकुलर पोस्ट को हासिल करना है, और उस एक पोस्ट की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर लो, और कंप्लीटली आप यहाँ पर मार्क्स फेच करके आगे निकल जाओगे रेस के अंदर। एसबीआई पीओ में आई गेस ये 40 मार्क्स का आता है इंग्लिश, शायद जहां तक मुझे याद आ रहा है। हाँ, 40 मार्क्स का आता है एसबीआई पीओ में, इसमें 50 का डिस्क्रिप्टिव आता है, राइट। और टाइमिंग आई गेस 35 मिनट की होती है शायद एसबीआई में। और आईबीपीएस में भी थोड़ी सी कंफ्यूजन है मुझे, शायद 40 मार्क्स का ही आता है और 35 क्वेश्चन आते हैं आई गेस। पता नहीं, आप एक बार देख लेना, मैं शायद थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ। खैर, कितने भी आते हो वो मैटर नहीं करता, जितना भी होगा वो एक स्टैंडर्ड टाइम होगा और स्टैंडर्ड क्वेश्चंस के सेट होंगे, और उस पे आपको फोकस नहीं करना। आपको आपको फोकस करना है इन चीजों पे जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि रिक्वायरमेंट है मेंस की। एक क्वेश्चन और देख लो। देखो यहाँ पर इसने क्या कर रखा है कि अब ये पूछ रहा है
यहाँ पर इसने ये 3 सेंटेंस दे रखे हैं पार्ट 1 करके, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ठीक है, अब ये क्वेश्चन एरर का क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन प्री के अंदर आता तो आपका एक सेंटेंस होता, उसमें आपके 4 से 5 आपका सेग्रीगेट कर देते, यानी कि डिवाइड कर देते उसी सेंटेंस को 1 2 3 4 लिख के। अब कौन सा उसमें एरर है आपको बताना पड़ता, लेकिन इसने क्या किया, इसने 4 से 5 सेंटेंस ना करते हुए इसने एक बड़े सेंटेंस को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब उसमें पूछ रहा है कि देखो कौन सा ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, और आपको क्या करना है, आप इंस्ट्रक्शन पढ़ो। सी वन और मोर पार्ट्स में बी ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, सो आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पार्ट। इंस्ट्रक्शन हमेशा ध्यान से पढ़ना है, ये नहीं देखना कि अच्छा ये क्वेश्चन एरर का आ गया यानी कि यहाँ पर ग्रामेटिकली करेक्ट हमको ढूंढना है, नहीं, ऐसे गलती नहीं करनी। इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं तो किसी पर्पज से दिए गए हैं। ऑफिसर बनने वाले हो तो किसी भी सेंटेंस को निग्लेक्ट नहीं करना, 1 मिनट दो वहां पर उसको रीड करो कि वो पूछ क्या रहा है। अक्सर बच्चे एग्जाम में ये गलती करते हैं कि उसको रीड करते नहीं है और फिर गलत क्वेश्चन करके आ जाते हैं। पूछ रहे हैं वो इनकरेक्ट, आप कर दोगे करेक्ट, तो ये नहीं करना। अब देखो आपको ये 3 सेंटेंस दे दिए यहाँ पर, अब इनमें आपको ग्रामेटिकली फिगर आउट करना है कि कौन सा इनकरेक्ट है। अब अगर हम एक प्रैक्टिस के तौर पे इन सेंटेंस को रीड करते हैं, आप भी मेरे साथ रीड करो और आप खुद फिगर आउट करने की कोशिश करो कि इसमें क्या मिस्टेक आपको लग रही है। आप पे कोई प्रेशर नहीं है कि आपको करेक्ट ही फिगर आउट करना है, आपको सिर्फ एक प्रैक्टिस करनी है मेरे साथ। सो आस्किंग क्वेश्चंस इन अ क्रिएटिवली मैनर, ये देखो यहाँ पर रोंग लग रहा है। अब मेरी ग्रामर, जो मेरी ग्रामर है ना, वो एकदम पुअर है, मैं आपको ओपनली बोलता हूँ, मेरी बहुत गंदी ग्रामर है। बट फिर भी मैं सेंटेंस को रीड करके उसके स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं जो भी एरर होता है वो फिगर आउट कर लेता हूँ मैक्सिमम टाइम। वो कैसे डेवलप हुआ है, रीडिंग करने से, सिर्फ और सिर्फ रीडिंग करने से। अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी, जब आप रीडिंग करोगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी खुद ब खुद डेवलप हो जाएगी, और साथ ही साथ आपकी कॉम्प्रीहेंडिंग एबिलिटी भी डेवलप होगी। माफ करना, थोड़ा सा बोलते हुए फंबल हो रहा है, काफी टाइम हो गया बोलते हुए, बट कोई नहीं, चलो ठीक है। सो आस्किंग क्वेश्चंस इन अ क्रिएटिव मैनर, यहाँ पर होगा क्रिएटिव, होल्डिंग कंटेस्ट एंड कनेक्टिंग विथ सोशल कोजेज कैन बी इफेक्टिव। यहाँ पर मुझे कुछ एज सच नहीं लग रहा है एरर। सो एंड कनेक्टिंग विथ सोशल कोजेज कैन बी इफेक्टिव स्ट्रेटेजीज फॉर इंक्रीजिंग एंगेजमेंट विद योर कंटेंट। अब यहाँ पर ये स्ट्रेटेजीज थोड़ा सा मुझे कुछ सही नहीं लग रहा, बट यहाँ पर ये अगर हम देखें तो स्ट्रेटेजी का पार्ट स्ट्रेटेजीज भी हो सकता है इन अ प्लूरल सेंस, कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट स्ट्रेटेजीज, तो इस तरीके से हो सकता है। तो जहां तक मुझे लग रहा है इसका ओनली वन हो सकता है। अब मुझे नहीं पता कि ये सही है गलत है, ना ही हम चेक करने वाले हैं, बट मैं आपको ये सब बता रहा हूं कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके मेंस में आएंगे, और ये सब आपकी रीडिंग से, अंडरस्टैंडिंग से और कॉम्प्रीहेंडिंग एबिलिटी से डेवलप होगा। इसके अलावा कोई दूसरा अल्टरनेट नहीं है इंग्लिश में कमांड करने का, प्री और मेंस में, दोनों में। मेंस के लिए जो रिक्वायरमेंट था आपको मैंने बता दिया, अभी आप पे डिपेंड करता है कितना कंसिस्टेंटली उसको फॉलो करते हो आप, कंप्लीटली आपका डिसीजन है। और यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, वो भी सेम ऐसा ही है, आपको फिगर आउट करना है कौन सा ऐसा सेंटेंस है या फिर बहुत सारे सेंटेंस है जिसमें एरर है या फिर इनकरेक्ट है। तो इस पूरे लेक्चर का जो क्रक्स था, जो गीस्ट था, समरी थी, वो ये था। सबसे पहली चीज, आपको सेक्शनल मॉक अल्टरनेट डेज पे लगाने हैं इंग्लिश के, पीओ या फिर क्लरिकल के कोई भी लगा सकते हो, पीओ या फिर क्लरिकल कोई भी सेक्शनल मेंस का लगा सकते हो आप। अगर आपको डेली करना है तो डेली भी कर सकते हो, आप पे डिपेंड है अगर आपके पास इतना टाइम है तो। सेकंड चीज, सेक्शनल मॉक लगाने के बाद उसका एनालिसिस भी करना है, इतना ध्यान रखना। सो 20-25 मिनट दे के टाइम उसका एनालिसिस भी करो। अब आते हैं हम सेकंड चीज पे, आपको रीडिंग करनी है डेली बेसिस पे। अभी आप अपना डेवलप करो लेवल को। अगर मान लो अभी आप एट प्रेजेंट बिगनर लेवल पे हो या फिर आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, तो आप हिंदुस्तान टाइम्स या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर रीड करना शुरू करो, और इसके साथ साथ आप अल्टरनेट डे पे मेंस का इंग्लिश का सेक्शनल देना शुरू करो। और अगर आपकी इंग्लिश का लेवल थोड़ा सा अबव एवरेज है, तो आप जो न्यूज़पेपर है वो हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया की जगह या तो आप बिजनेस स्टैंडर्ड रीड कर सकते हो,
या फिर इकोनॉमिक टाइम्स या फिर इंडियन एक्सप्रेस। और अगर आपको द हिंदू रीड करना पसंद है तो आप वो भी रीड कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। बस समझ आना चाहिए, ये नहीं कि आप आर्टिकल लेके बैठे हो द हिंदू को और आपको समझ ही नहीं आ रहा कि वो क्या कह रहा है, तो ऐसा नहीं करना। या फिर एक आर्टिकल में आप 20 25 30 वो वर्ड्स के वोकेबलरी ढूंढ रहे हो, तो टाइम खराब करने वाली बात है। ऐसे में आई विल प्रीफर कि आप हिंदुस्तान टाइम्स को रीड करो, वो बेटर रहेगा आपके लिए। तो ये आपको करना है, ठीक है। अब तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो अभी तक मैंने आपको बताई नहीं है, वीडियो सोर्स से प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। वीडियो सोर्स कैसे? तो देखो, यूट्यूब पे यूट्यूब पे काफी सारे ऐसे टीचर्स हैं, फैकल्टीज हैं, जो कि मेंस का कंटेंट प्रैक्टिस करवाते हैं। आपको करना क्या है, आपको पहले हर एक क्वेश्चन को पोज करते करते और खुद उसके आंसर्स को मार्क करना है, या फिर अपनी रफ शीट पे लिख लेना है कि ये आरसी था या फिर ये क्वेश्चन था, तो इसका ऑप्शन नंबर ये मुझे ठीक लग रहा है। और जब आप उसको कर लोगे, फिर उसका आंसर देखना है कि मैम ने या सर ने उनका आंसर क्या बताया। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना है, उसको पोज करना है, फिर खुद से करना है, फिर देखना है कि सर ने और मैम ने क्या बताया। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग होता है, तब उसकी एक्सप्लेनेशन देखनी है, समझना है कि रॉन्ग क्यों हुआ, कहाँ कमी आई। अगर आपने वो क्वेश्चन ठीक कर दिया अगर आपने वो क्वेश्चन ठीक कर दिया, फिर आपको कोई नीड नहीं है उसकी एक्सप्लेनेशन की, आप उसको स्किप कर सकते हो। तो ये एक ऐसी टेक्निक है जो कि अगर आप अपनी स्ट्रेटेजी में इंक्लूड करोगे, तो मेंस में आपकी जो ग्रेस्प है, कमांड है, वो बाकी बच्चों से जो मेंस में आने वाले हैं उनसे बहुत ज्यादा डेवलप हो जाएगी। लेकिन अब देखो, ये जो वीडियो है, अब मजे की बात ये है कि अगर मान लो इस वीडियो पे 1000 व्यूज आते हैं, यानी कि 1000 स्टूडेंट्स ने ये वीडियो देखी। अब रियलिटी में पता है क्या, इन 1000 में से ना मात्र ऐसे 20 से 30 स्टूडेंट्स होंगे जो इसको फॉलो करेंगे, और उनको इंप्रूवमेंट भी नजर आएगी विद इन 6 वीक्स आराम से। और वही लीड जनरेट करेंगे एग्जाम में, वही सिलेक्शन के ज्यादा हकदार होंगे। फिर जो बाकी के बच्चे रहेंगे ना, ये 1000 में से लगभग 970 980 के आसपास, ये पूछेंगे इनसे कि भाई आपने क्या किया मेंस के लिए, इंग्लिश के लिए। तो बाबू किया तो इन्होंने सेम ही, बस फर्क था कि इन्होंने उस चीज को फॉलो कर लिया, कंसिस्टेंट रहे। इन्होंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे मेहनत करनी है, डायरेक्शन एकदम ठीक है, बस मुझे एफर्ट एग्जीक्यूट करना शुरू करना है। लेकिन आप कर रहे थे इंतजार, कब एग्जाम होंगे, कब हम गिरेंगे इंग्लिश के अंदर, कब हमको होश आएगा, अब फिर हम पूछेंगे सबसे। आप यही तो करते आ रहे हो, हर साल आप एग्जाम में बैठ रहे हो, मेंस में इंग्लिश आपसे हो नहीं रहा। अगर 40 मार्क्स का इंग्लिश है, नंबर आपके आ रहे हैं 8 10 12 15, ऐसे में क्या होगा, जिसके इंग्लिश में 28 25 30 आ रहे हैं 40 में से, वो आपसे बहुत आगे चले जाएगा। और अगर उसी बच्चे ने जो इंग्लिश में 25 30 मार्क्स लेके आ रहा है, अगर उसने करंट अफेयर्स में भी अपनी लीड ले ली, आप उसको पकड़ के दिखा दो, मैं आपको मान जाऊंगा। बस की नहीं है आपके उसको पकड़ना, आपसे बहुत आगे निकल जाएगा वो कंपटीशन में। और सिलेक्शन के चांस उसी के होते हैं जो बहुत आगे निकल जाता है अपनी प्रिपरेशन फेज में। तो इंग्लिश कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको ये कोर्स करना है, अल्फा बीटा गामा क्या खा गा गा, ऐसा कुछ नहीं करना। जो मैंने बताया है उस कोर्स को कर लो, एकदम बेसिक फाउंडेशन कोर्स है। आपकी बिल्डिंग की जो नींव है, जो फाउंडेशन है, इतनी स्ट्रोंग कर देगा ना। अगर आप कैट में भी बैठोगे तो वहां भी आप आरसी को करके आ जाओगे। कई बार आरसी में कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो कि मैं बताना मिस कर गया, कि इस आरसी में ऑथर की टोन क्या है। ऐसे क्वेश्चन को कभी भी मत करना जब तक कि आपको हर एक टोन का मीनिंग ना आए। सेकंड चीज, अगर आपको उस आरसी की पूरी टोन समझ में आ रही है कि वो नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है, या फिर किसी को क्रिटिसाइज कर रहा है, या फिर लाइक पॉलिटिकल है, या फिर ह्यूमरस है, जब तक आपको ये सब चीजें समझ में ना आए उसको अटेम्प्ट मत करना। क्योंकि अगर आपने अटेम्प्ट कर दिया तो आपके वो क्वेश्चन रॉन्ग होने के 99% चांस है। तो कौन सा क्वेश्चन करना है मेंस में, देखो, कौन सा क्वेश्चन आपको मेंस में अटेम्प्ट करना है इंग्लिश में और साथ ही साथ दूसरे सेक्शन में भी,
ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कितने क्वेश्चन आप सही अटेम्प्ट करोगे, ये चीज ध्यान रखो। यानी कि कौन सा क्वेश्चन आपको स्किप करना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन से क्वेश्चंस आप करने वाले हो एग्जाम में। तो स्किप करना आपको आना चाहिए। अगर 35 क्वेश्चन है, एज एन एग्जाम्पल, मान लो मेंस में 35 क्वेश्चन है 40 मार्क्स के, तो इन 35 क्वेश्चन में से अगर आपको एग्जैक्ट 22 क्वेश्चन तक लग रहा है कि ये मेरी श्योरिटी है कि 95% मेरी एक्यूरेसी आ जाएगी, तो इनको जरूर अटेम्प्ट करो। फिर आपके बच गए एज एन एग्जाम्पल 13 क्वेश्चन। अब 13 में से आपको लग रहा है कि यार इसमें 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मुझे आते ही नहीं, पता नहीं क्या कहना चाह रहा है, क्या पूछना चाह रहा है, उस क्वेश्चन को बिल्कुल स्किप कर दो। बाकी जो क्वेश्चन बचे उनमें आप रिस्क ले सकते हो, और रिस्क तभी लेना जब आप 50-50% की श्योरिटी में हो, किन्हीं दो ऑप्शन में, कि इन दोनों में से मुझे किसी एक में कंफ्यूजन है कि इसमें से कौन सा ठीक होगा, तो वहां पर आप रिस्क फैक्टर ले सकते हो। तो ये आपकी अप्रोच है मेंस की इंग्लिश की। चाहे आपका एसबीआई पीओ हो, जिसकी बहुत हाइप बना रखी है लोगों ने कि इसकी इंग्लिश तो भाई साहब भगवानी मालिक है, कुछ नहीं है, हलवाई इंग्लिश आती है, फालतू की बना रखी है लोगों ने हाइप। ज्यादा हाइप पे मत जाओ। मैक्सिमम टीचर्स ऐसे भी देखे हैं मैंने जो इतनी हाइप क्रिएट कर देते हैं ना, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस ऐसे ऐसे क्वेश्चंस अपने लेक्चर में लेके आते हैं, पूछो मत। अरे फायदा किया, आप पहले एग्जाम का ट्रेंड तो देखो, आप एग्जाम की रिक्वायरमेंट तो देखो। हाँ, प्रैक्टिस करने के बिहाफ से वो क्वेश्चन अच्छे हैं, टीचर जो करवाते हैं वो अच्छा करवाते हैं, आपके भले के लिए करवाते हैं और आपको करना भी चाहिए। लेकिन कंप्लीटली फॉलो नहीं करना चाहिए ब्लाइंडली होके कि आपने 100% टाइम वहीं पे दे दिया। अपनी इंग्लिश की प्रिपरेशन का 15 से 20% टाइम आप वहां पर दे सकते हो, लेकिन 80% टाइम पे खुद को तो इनहेंस कर लो। खुद की क्वालिटी को, रीडिंग को, अंडरस्टैंडिंग को, कॉम्प्रिहेंडिंग एबिलिटी को तो डेवलप कर लो, तभी तो आप इंग्लिश क्वालिफाई कर पाओगे प्री और मेंस की, स्पेशली मेंस की। तो एसबीआई पीओ हो, आईबीपीएस पीओ हो, अगर आपने इन पे कमांड कर लिया, इनकी इंग्लिश पे कमांड करने के बाद जितनी भी इंग्लिश बचती है आपकी, चाहे आपका आरबी असिस्टेंट हो, आरआरबी पीओ हो, आरआरबी क्लरिकल हो, एसबीआई क्लर्क हो, आईबीपीएस क्लर्क हो, या फिर कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, उनमें आप इंग्लिश को फोड़ के आओगे, गर्दा उड़ा के आओगे। तो काफी लंबी वीडियो हो चुकी, बट आपको डिटेल में समझाना फर्ज था मेरा। सो उम्मीद करता हूँ आप ये लोग फॉलो करना शुरू करेंगे जल्द से जल्द। आपके पास मई से लेकर अगस्त 2024 तक का टाइम है, अभी कंसिस्टेंटली फॉलो करना शुरू करो, और आफ्टर 6 to 8 वीक्स आपको 100% इम्प्रूवमेंट दिखेगी। ये प्रॉमिस है मेरा, अगर आपने मेरे दिखाए हुए रास्ते पे चलना शुरू किया तो। नहीं किया तो फिर कुछ कह नहीं सकते। तो ये हमारा पार्ट सेकंड था जो कि मेंस के रिगार्डिंग था। अब हम पार्ट थर्ड लेके आएंगे जो कंप्लीटली होगा डिस्क्रिप्टिव की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, कि कैसे तैयार करना होता है। इसकी भी मैंने देखा बहुत हाइप क्रिएट कर रखी है, लोगों ने बुक छाप रखी है इसके बारे में, काफी सारी। देखो बैंकिंग में नीड नहीं है इन चीजों की, वो यूपीएससी वाली अलग चीज होती है, बैंकिंग में इसकी कोई नीड नहीं है। बैंकिंग में मैं आपको ऐसी ऐसी रियलिटी बताऊंगा ना कि आप सुन के शॉक हो जाओगे कि यार डिस्क्रिप्टिव में ऐसा लिखने के बाद बच्चों के ऐसे नंबर आ रहे हैं। मतलब जिनकी इंग्लिश एकदम पुअर है, जो बहुत मिस्टेक करते हैं ग्रामेटिकली, उनके भी 15-16 नंबर 25 में से आते हैं आईबीपीएस पीओ में। और अगर हम एसबीआई की बात करें तो 22 से लेकर 25 तक उनके आराम से नंबर आते हैं 50 में से। अब आप ये अंदाजा लगा लो। और जो थोड़ा बहुत ठीक ठाक लिख लेते हैं, कंटेक्स्ट तो मैं आपको क्या ही बताऊं, वो एक तो काफी ह्यूमरस चीज है, वो मैं आपको लेक्चर में बताऊंगा। सो कंटेक्स्ट तो बच्चे कभी कभार ऐसे लिख के आते जो कि उसे मैच नहीं करता, और तब भी वो 30 to 35 मार्क्स ले जाते हैं एसबीआई पीओ के डिस्क्रिप्टिव में। और अगर मैं आईबीपीएस की बात करूं तो वहां 17-18 तक भी आराम से मार्क्स ले जाते हैं 25 में से। तो ये एक रियलिटी है जो कि मैं रिवील करूंगा कि आपको डिस्क्रिप्टिव की प्रिपरेशन में क्या क्या करना है, क्या चीजें बिल्कुल अवॉइड करनी है, टेंशन नहीं लेनी। बहुत बहुत ईजी होता है, बहुत टाइम मिलता है, आराम से हो जाएगा, बहुत आराम से हो जाएगा। विश्वास करो मेरी बात का, मैं आपके लिए यहाँ पर बैठा हूँ, आपको बताने के लिए बैठा हूँ। आपको पूरा समझाऊंगा, पूरा बताऊंगा कि कैसे क्या आपको तैयार करना है, कहाँ से प्रैक्टिस करना है और कहाँ इसकी प्रैक्टिस करनी है, और कैसे फ्रेमिंग करनी है, और एग्जाम में क्या अप्रोच रखनी है, और क्या क्या चीजें जो आपको अवॉइड करनी है अपनी प्रैक्टिस में
और मेंस एग्जाम में जब आप बैठोगे रियलिटी में। तो उम्मीद करता हूँ फ्यूचर ऑफिसर्स आपको इंग्लिश का मेंस का लेक्चर काफी अच्छा लगा होगा। तो पूरा क्रक्स यही था कि मेंस इज ऑल अबाउट रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड कॉम्प्रिहेंडिंग बिग एंड लॉन्ग सेंटेंसेस, उनका स्ट्रक्चर, उनको आपको सेंटेंस में ब्रेक करना होता है। और सेंटेंस में ब्रेक यानी कि जैसे ये पैराग्राफ था, तो अब ये एक पैराग्राफ है, तो आप इसको 2 से 3 पार्ट में डिवाइड कर लो, समझो कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। 4 से 5 लाइन में क्या कह रहे हैं, फिर नेक्स्ट 2 लाइन में क्या कहना चाह रहे हैं, फिर नेक्स्ट लास्ट लाइन में क्या कहना चाह रहे हैं, फिर इसको कंबाइंड कर दो। तो ये आपको प्रैक्टिस में करना है, मेंस एग्जाम में नहीं करना है, ये आपको प्रैक्टिस में करना है। और जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे रीडिंग की, तो आपको ऑटोमेटिकली ये चीज डेवलप होनी शुरू हो जाएगी। ओके, सो फ्यूचर ऑफिसर्स, आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, उससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ आपकी डायरेक्शन एकदम सही जा रही है। कोई डाउट होता है तो आप टेलीग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हो यहाँ पर। सो टेलीग्राम ग्रुप है जिसका नाम है @right approach_banking, जहाँ पर आप मेरे से भी डाउट पूछ सकते हैं और बच्चों से भी डिस्कशन कर सकते हैं। वो टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर वीडियोस, लेक्चर्स, पीपीटीज, पीडीएफ, करंट अफेयर्स वगैरह की सारी, जो कि आपको एग्जाम में टॉप स्कोर दिलवाने में 100% हेल्प करेगी। उसका नाम है @right approach_YouTube। तो दोनों को ज्वाइन कर लेना और टच में रहो, मेरे से कनेक्टेड रहो। कोई भी डाउट होता है तो टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे मेरे से पूछ सकते हो। तो इस सेशन को एंड करते हैं, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट सेशन में। सो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर और अच्छे से मेहनत करो डिसिप्लिन के साथ। लेजीनेस एंड प्रोक्रेस्टिनेशन को भूल जाओ फॉर द नेक्स्ट 4 to 5 months।